नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश और अपने YouTube चैनल में आप सभी सुनने वालों का स्वागत करता हूँ। ये कहानी है एक परिवार की। परिवार में रमेश, अपनी पत्नी कविता और उसकी 2 जुड़वा बेटियों की। कविता ने अभी अभी 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। जैसे ही डॉक्टर ने दोनों बेटियों को देखा तो चौंक गए। उसमें से एक बेटी जिसका चेहरा अधूरा था, पूरी तरीके से शायद विकसित नहीं हुई थी, आंखें टेढ़ी मेढ़ी, त्वचा जली हुई जैसी लग रही थी। और डॉक्टर ने कहा बच्ची जिंदा तो है लेकिन शायद अपनी ज़िंदगी सामान्य तरीके से नहीं जी पाएगी। रमेश ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसके तो होश ही उड़ गए। उसने डरते हुए कहा, डॉक्टर साहब, ये मेरी बेटी नहीं हो सकती, ये तो पूरी शैतान लगती है, ऐसे कैसे हो गया? उसने उस बच्ची को उठाया और घर के पीछे जंगल में ले गया और उसे जिंदा ही गड्ढे में दफना दिया। और कविता को बताया गया कि बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी, जिसके लिए डॉक्टर साहब और हॉस्पिटल के स्टाफ को शायद रमेश ने कुछ पैसे देके इस मामले को यहीं दबा दिया। साल बीत गए। अब जो उनकी एक बेटी, जिसका नाम उन्होंने रिया रखा था, बड़ी हो चुकी थी। रिया करीब 15 साल की हो चुकी थी। स्कूल में सबकी पसंदीदा थी, माँ बाप की लाडली थी। लेकिन अचानक पिछले कुछ हफ्तों से उसके साथ कुछ अजीब चीज़ें घटने लगी थी। जैसे रात में वो अचानक घबरा के उठ जाती थी। रिया को रात में एक अजीब सा सपना आता था, जिसमें एक उसी के जैसे लड़की, जिसका चेहरा आधा जला हुआ था, शरीर अधूरा था, आंखें लाल थी, और वो ये सपने में कहती कि मैं तेरी बहन हूँ और तू जी रही है और मैं जिंदा दफना दी गई और अब मैं वापस आ रही हूँ। रिया ये सपना देखते ही डर जाती और डर के वो कभी कभी रात को चिल्लाने लगती। माँ को उसने अभी तक पूरी बात बताई नहीं थी, उसको लगा शायद वहम है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने अपनी माँ को ये पूरा सपना बताया। रिया ने नोटिस किया कि उसके कमरे में भी कुछ अजीब सी हलचल, अजीब सी बेचैनी रहने लगी थी। उसने अपनी माँ से इस सपने का जिक्र किया तो माँ से पूछा कि क्या माँ, मेरी कोई और भी बहन है या बहन थी? तो माँ ने जवाब दिया कि हाँ थी, बट वो मरी हुई पैदा हुई थी। तेरी जुड़वा बहन थी लेकिन वो मरी हुई पैदा हुई थी। और ये बात कहते कहते माँ की आंखों में आंसू आ गए। हाँ रिया, तुम 2 थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि एक बेटी आपकी मरी हुई पैदा हुई। रिया को यकीन नहीं हुआ और उसने थोड़ा सा और जानने के लिए अपने पिता से भी पूछने की कोशिश की कि पिताजी ने भी कभी हमें बताया नहीं कि मेरी कोई और भी बहन है। अब जैसे ही उसने अपने पिता रमेश से पूछा तो रमेश इस बात पे बहुत चिल्ला उठा, ऐसी बातें मुझसे मत पूछो, भूल जाओ वो सब। पर उसी रात रमेश ने कमरे में एक चीख सुनाई दी। रमेश के कमरे में एक चीख सुनाई दी और कविता दौड़ के अंदर आई तो देखा दीवार पर खून से लिखा था, मैं आ रही हूँ पापा। और रमेश बेसुध पड़ा था एक कोने में, चेहरा सफ़ेद हो गया डर के मारे, और लग रहा था शरीर से आत्मा को खींच लिया गया है। बेसुध कोने में रमेश पड़ा हुआ था और कविता को लगा कि खिड़की के पास कोई एक परछाई खड़ी है। शायद ठीक से उसको नज़र नहीं आया। इस घटना के बाद रमेश की हालत काफ़ी बिगड़ गई थी। वो जब भी कुछ वो ढंग से बोल नहीं पा रहा था, बस एक ही बात बड़बड़ाता रहता कि वो आ गई, वो मेरी आंखों में देखती है। डॉक्टर ने कहा उसे गहरा सदमा लगा है। डॉक्टर को दिखाया गया और उसने बताया कि उसे गहरा सदमा लगा है।
रिया ये सब देख के और ज़्यादा बेचैन हो गई और अचानक उसने देखा कि कमरों की दीवारों पर कुछ नाखूनों के खरोंचनों के निशान भी उसको दिखाई देने लगे। कभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता। एक रात वो कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। उस रिकॉर्डिंग को जैसे ही रिया ने दोबारा से देखा तो उसे कुछ थोड़ा अजीब सा लगा उस वीडियो में, और उसने देखा कि एक अधजला चेहरा साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है, जो कि उससे काफ़ी मिलता जुलता था, और वो उसके बिस्तर के पास ही खड़ा था। और ध्यान से वीडियो को देखने के बाद उसे पता चला, उसमें से कुछ आवाज़ उसको सुनाई दिया जिसमें वो बोल रहा है कि तू मेरी जगह ले बैठी है, अब मेरी बारी है। रिया ने तय किया कि इस सच को वो जान के रहेगी, तो अब इसके लिए उसने अपने उसी अस्पताल की रिपोर्ट्स ढूंढने लगी। रिया को लगा कि वो ये सब सच जान के रहेगी कि इस चीज़ के पीछे क्या राज है, क्या सच्चाई है जो शायद उसके माँ बाप उसको ढंग से बता नहीं रहे हैं। इसके लिए वो हॉस्पिटल गई जहाँ वो पैदा हुई थी, और कुछ लोगों से बात करने के बाद उसने उस नर्स को ढूंढ लिया जिसका नाम सरिता था, कि जो उस टाइम पर मौजूद थी जब वो पैदा हुई थी। तो सरिता से बात करने पर शुरू में तो सरिता ने साफ साफ चीज़ों को इनकार कर दिया, लेकिन थोड़ा सा कुछ पैसे और कुछ फोर्स करने के बाद सरिता ने पूरी सच्चाई रिया को बता दी। उसने बताया कि उस रात तुम्हारी माँ ने 2 बेटियों को जन्म दिया था। एक पूरी तरीके से ठीक थी, पर दूसरी का चेहरा मानो शैतान का चेहरा हो। मैं और डॉक्टर हम दोनों ही उसको देख के डर गए थे, और ये सारी बातें हमने आपके पिताजी को, मतलब रमेश को बताई थी। रमेश को वो बच्चा चाहिए नहीं था, बच्चा लेके वो बाहर चला गया, और उसके बाद हमें नहीं पता कि आगे क्या हुआ। कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि रमेश ने उस बच्चे को जिंदा दफना दिया। तो रिया को जैसे इस बात का पता चला तो रिया के तो मानो होश ही उड़ गए, रूह कांप उठी। उस रात जब रिया घर लौटी तो बिजली गई हुई थी, घर में अंधेरा था, लेकिन हर कमरे में बच्चों की धीमी धीमी हंसी की आवाज़ आने लगी। रिया ने टॉर्च जलाई तो नीचे के स्टोर में से कुछ आवाज़ें आ रही थी। ये वो जगह थी, ये वो कमरा था जहाँ रिया को अक्सर जाने से मना किया जाता था। तो कुछ आवाज़ों के पीछा करते हुए रिया उसी स्टोर रूम में गई। नीचे रिया टॉर्च लेके नीचे के स्टोर रूम में गई, और वहाँ उसे कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिसे देख के उसको लगा कि हाँ, मेरी दूसरी बहन थी। जैसे एक ऐसा लोटा मिला जिसके अंदर कुछ मिट्टी थी, कुछ हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े थे। इस तरीके की चीज़ें उसको नीचे नज़र आई, और ये अभी लोटा उसने उठाया ही था कि जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक अजीब सा साया उसके पीछे ही खड़ा था। वही चेहरा जिसे वो अक्सर सपने में देखा करती थी आज उसकी आंखों के सामने खड़ा था, और अब वो ये पूरी बात अपने मुंह से बता रही थी कि मुझे मारा गया है, पर मैं तुझसे नफरत नहीं करती रिया, क्योंकि तू मेरी बहन है। मैं तो तुझे सिर्फ दिखाना चाहती थी कि क्या सच्चाई है। रिया ये बात सुन के सन्न रह गई। पर पापा को मैं नहीं छोड़ूंगी। रात को ठीक 2 बजे घर में पूरा सन्नाटा। तभी कमरे में के कोने से बच्चों की धीमी धीमी हंसने की आवाज़ सुनाई दी। तो ये कमरा रमेश का था, और रमेश अपने कमरे में था। रमेश ने जैसे ही ये आवाज़ें सुनी तो रमेश के अंदर दोबारा से वो डर फिर से पैदा हुआ। उसने कांपते हुए आवाज़ से कहा, कौन है वहाँ? अंधेरे से एक परछाई उभरी, छोटे कद की, आधा चेहरा जला हुआ, बाल बिखरे हुए, और आंखों से खून की लकीरें साफ नजर आ रही थी। और वो धीरे धीरे जमीन पर घिसटते हुए पास आई।
जैसे जिंदा लाश चल रही हो। रमेश पीछे हट गया, दीवार से चिपक गया। मैंने कुछ नहीं किया। मैं डरा हुआ था। वो चिल्लाया, पर वो आवाज़ धीरे धीरे गूंजने लगी। शैतान, शैतान तो तू है जिसने अपनी ही बेटी को जिंदा गाड़ दिया। सभी खिड़कियां अपने आप बंद हो गई। तभी आत्मा का हाथ उठा, तभी उस साया का हाथ उठा और उसने अपनी एक उंगली रमेश पर रख दी। रमेश को सब याद आने लगा कि कैसे उसने अपनी बच्ची को गड्ढे में फेंक दिया। कैसे वो बच्ची रो रही थी। जो बच्ची जीना चाहती थी उसको रमेश ने दफना दिया था। वो यादें अब भी उसकी आंखों के सामने थी, लेकिन जलती हुई वो लाल रंग की आंखें। ये सब देख के रमेश बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। उस साये ने कान में धीरे से फूंका, अब तेरी बारी है जिंदा गाड़े जाने की। अचानक जमीन फटने लगी। बेड के नीचे से दो काले हाथ निकले और रमेश के पैरों को खींचने लगे। रमेश चिल्लाता रहा, बचाओ, कोई है, कविता, रिया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। धीरे धीरे वो ज़मीन में धंसने लगा, जैसे कोई गड्ढा उसे निगल रहा हो। आखिरी बार उसकी आंखों में अपनी बेटी की आत्मा को देखा। वो अब मुस्कुरा रही थी। रिया के सामने सब कुछ साफ हो चुका था। अपनी बहन जो अधूरी पैदा हुई थी, जिसे पिता ने जिंदा दफना दिया था, अब आत्मा बनकर लौट आई है। लेकिन उसका मकसद सिर्फ बदला नहीं था। उस रात रमेश के शरीर ने प्राण छोड़ दिए थे। उसका चेहरा भय और पछतावे से भरा था और पहली बार वो परछाई अधजली बहन रिया के सामने इंसान की तरह खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, मैं तुमसे नफरत नहीं करती बहन। रिया की आंखों में आंसू बहने लगे। तू क्या चाहती है अब? वो परछाई जिसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी, अब तक रो रही थी। मैं सिर्फ एक बार माँ की गोद महसूस करना चाहती हूँ बहन, सिर्फ एक बार। रिया उसे लेकर कविता के कमरे में गई। कविता अब भी गहरी नींदों में थी। रिया ने धीरे से माँ का हाथ उठाया और उसकी अधूरी बहन का चेहरा उसकी गोद में रखा। कविता ने आंखें खोली, पर वो डरी नहीं थी। वो बस फफा फप कर रो रही थी। मेरी बच्ची, मैं तुझे पहचान गई। तू वही है जिसे मैंने खो दिया था। कविता ने उसे गले से लगा लिया। उस पल जैसे किसी ने सारी नफरत, डर और अंधेरा मिटा दिया। वो आत्मा की, अब अधूरी आत्मा की चमड़ी साफ होने लगी थी। चेहरा सुंदर नहीं पर शांत था। अब मुझे जाने दो बहन, अब मुझे नींद आ रही है, वो बोली। रिया बस एक शब्द कह रही थी, मुझे माफ़ कर देना, पापा को और मुझे भी। साया थोड़ा सा मुस्कुराया और वो धीरे धीरे हवा में घुलने लगा और थोड़ी देर बाद वो गायब हो गया। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी अपने कमेंट देकर ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, क्योंकि हर कहानी कुछ कहती है। नमस्कार।